अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नेपाल के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। नेपाल के लोगों के हवाले से, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से, हमारे एक्सपीरियंस के हवाले से और ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लेकिन अभी जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, ये नेपाल नहीं है, ये मलेशिया है, मेरा होटल है। अभी इसके बारे में भी अगली वीडियो में तफसील से बताऊँगा कि ये होटल कितने का मैंने लिया है और यहाँ पे मेरी क्या मेमोरीज है और क्या सिस्टम है। लेकिन अभी जो है नेपाल के हवाले से जब मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और पूरी चीज़ें बताऊंगा, तो साथ में आपको मैं ये जो मलेशिया है ना, बुकित बिंतांग एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ का भी आपको मैं वो साथ के साथ शेयर करता जाऊंगा। थोड़ा सा आपको यहाँ का व्यू भी मिल जाएगा, यहाँ का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और फिर जो है आगे आपको नेपाल का जो है मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अच्छा जी, 2 मिनट के बाद ये हम पहुँच गए हैं बुकित बिंतांग की स्ट्रीट के पास। पवेलियन मॉल है उस तरफ और यहाँ पे लोग सारे ये जो जमा होते हैं ना सिग्नल को क्रॉस करने के लिए, और लोग टिकटॉक बना रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं। तो काफ़ी आवाम यहाँ पे जमा होती है, लोकल भी और इंटरनेशनल भी। और ये रश चेक करें, इधर आए। ये है जी आपका मलेशिया, वेलकम। ये क्या भाग रहा है वो? वेलकम टू जी कोलालमपुर, द हसलिंग एंड बसलिंग। बिल्कुल नेपाल भी हसलिंग बसलिंग है, लेकिन यहाँ की बसलिंग जो है ना नेक्स्ट लेवल है। शाम को आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ये कोलालमपुर की वाइब्स। अच्छा, सबसे पहले नेपाल के हवाले से एक बात मैं आपको बताऊं कि नेपाली यहाँ मलेशिया में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अभी जो मैं एयरपोर्ट से आ रहा था ना, नेपाल की एयरपोर्ट से, काठमांडू एयरपोर्ट से, तो बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ पे देखा कि सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स कोलालमपुर आ रही है। और अब जो हमारी वाली फ़्लाइट थी ना, उसमें भी सारे नेपाली बैठे हुए थे। यानी हार्डली मैं और एक ये नबील जो है मेरे साथ, अन्ना, हम दोनों जो है बाहर के लोग थे, बाकी सारे उसमें नेपाली थे। तो यहाँ पे नेपाली बहुत ज़्यादा काम करते हैं ये मलेशिया के अंदर। एक तो ये उनको करीब भी पड़ता है, दूसरा कल्चर भी थोड़ा सा एशियन है ना। और यहाँ पे जो नेपाली आते हैं वो ज़्यादातर सिक्योरिटी के काम में होते हैं, मतलब और भी काम करते होंगे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स जितनी भी रेजिडेंसेस है या होटल्स है बड़े बड़े, उसमें सारे नेपाली लोग जो है सिक्योरिटी का काम करते हैं, बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। और सबसे पहला जो मेरा इंटरेक्शन हुआ था ना नेपालीज़ के साथ, वो यहाँ पे मलेशिया में ही हुआ था। उसके बाद फिर दुबई में मैं बहुत सारे नेपालियों के साथ मिला, लड़कों के साथ, लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये लोग बड़े फ्रेंडली थे, मतलब बहुत फ्रेंडली अंदाज में बात करना, बहुत काइंड। तो ये चीज़ भी मुझे बड़ा इंस्पायर किया था इस चीज़ ने। तो हमेशा मेरे जहन में था कि मैं नेपाल जाऊँ। तो पहले मैं 2017 में नेपाल गया था, उस टाइम में ये चैनल के लिए वीडियोस नहीं बनाता था ना। तो फिर मैं अभी चांस बना तो अभी दोबारा मैं नेपाल गया। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ नेपालियों को जो है यहाँ पे इंटरव्यू करूँ, उसकी भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ। ये एक चाइनीज़ बंदा रोटी बेचता है, उसके लिए लाइन लगी होती है। तो यहाँ बुकित बिंतांग में ना, यहाँ तक आके ये लाइन लगी हुई है सिर्फ एक रोटी को लेने के लिए। ये है वो स्ट्रीट जो बहुत सारे लोगों के लिए यादगार है, क्योंकि इसी में आगे जाके पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स है, मसाज सेंटर्स है, और ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी जब आते हैं ना, तो इस स्ट्रीट का नक्शा उनके जहन में हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। यहीं पर आगे जो है पैराडाइज रेस्टोरेंट था, एक टाइम पे एशिया यूके एशिया रेस्टोरेंट था, मनी चेंज वाली भी है। अच्छा, अभी हम लोग नेपाल गए हैं ना, तो मैं तकरीबन हर चीज़ का आपको रिव्यू दूंगा। तो सबसे पहले मैं लोगों का रिव्यू दूंगा। लोगों में फिर जो लड़का लोग है उसका अलग रिव्यू दूंगा, जो लड़की लोग है उसका अलग रिव्यू दूंगा। तो लोग ओवरऑल देखा जाए तो नेपाल के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है मेरे ख़्याल से। अन्ना, आप इस बारे में क्या बोलेंगे? मेरा ये कहना है कि लड़कों की निस्बत लड़कियां बहुत फ्रेंडली हैं। जी जी जी। और जो लड़के हैं 90% लोगों का जो बिहेवियर है ना, वो रूड है। अच्छा, लेकिन मैं डिसएग्री करूँगा अन्ना से। उसकी वजह ये है कि लड़कियां ज़्यादा फ्रेंडली है। आप अगर जब उनसे बात करते हो
तो लड़कियां जो है बड़ी फ्रेंडली अंदाज में आपको जवाब भी देती है, आपकी हेल्प भी करती है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और फिर क्या है कि जो लड़के हैं वो बाय फेस नज़र आते हैं ऐसे कि ये लोग थोड़े ख़तरनाक है, स्पेशली ये जो बर्मा टाइप या तिब्बत टाइप जो लड़के होते हैं, तो ये बड़े थोड़े से ख़तरनाक लगते हैं, लेकिन ये ख़तरनाक हैं नहीं। जब आप उनसे बात करते हो तो वो आपको बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में आपकी बात भी सुनते हैं और आपको रिप्लाई भी देते हैं और आपकी हेल्प करते हैं बेसिकली। तो ये मेरे ख़्याल से बाय फेस इनका स्ट्रक्चर ऐसा है या कोई उनकी आदत ऐसी है कि ये लोग वो नज़र आते हैं, यानी थोड़े से सैड और थोड़े से वो नज़र आते हैं। लेकिन लड़का लोग जो है वो भी किसी भी हवाले से वो नहीं है, कम नहीं है, वो भी बहुत फ्रेंडली है। और स्पेशली जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे मलेशिया में हुआ था नेपालियों के साथ, जो सिक्योरिटी गार्ड है या दूसरे जो काम करते हैं, और दुबई में जो वर्कर्स है, तो इनके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था वो लड़कों के साथ ही हुआ था। और लड़के जो है ये मुझे फ्रेंडली नज़र आए थे। लड़कियां तो अभी हमने नेपाल में जब कुछ से बात की है वैसे ही रैंडमली ना, कोई हमने इस तरह कोई डेटिंग वेटिंग नहीं की है, बस जस्ट वो रैंडमली जो है ना स्ट्रीट पे बात की है। तो वही एक्सपीरियंस हमारा वहाँ भी अच्छा रहा था। और उसके अलावा जो है लड़कों का, जैसे टैक्सी ड्राइवर हो या और लोग हो या कोई भी रोड पे आपको बंदा मिले, आप उनसे सवाल करेंगे या कोई चीज़ पूछेंगे तो आपकी हेल्प करते हैं। तो दोनों लोग जो हैं ये फ्रेंडली है। अच्छा जी, ये बुकित बिंतांग में ना यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है ज़ियाफ़त के नाम से, आगे पैराडाइज़ के नाम से भी एक रेस्टोरेंट था। तो इसमें जो है ये अन्ना कह रहे हैं कि कुछ खाना है, तो मैंने कहा इसका ये फ़ूड आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी वैरायटी है। ये देखिए, ये चावल वगैरह की इतनी ज़्यादा जो है वो है, और यहाँ पे कुरमा वगैरह, यहाँ तक कि कबाब वगैरह भी मिल रहा है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आगे आपको बताऊँगा नेपाली फ़ूड के हवाले से कि नेपाली फ़ूड के हवाले से मेरा रिव्यू क्या है, क्योंकि हमने नेपाल में जो है ना थोड़ा बहुत फ़ूड ट्राई किया है ना। लेकिन पाकिस्तानी फ़ूड की बात ही कुछ और है भाई। पाकिस्तानी फ़ूड में वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और पाकिस्तानी फ़ूड का साउथ एशियन फ़ूड में मुकाबला मेरे ख़्याल से नहीं है। पाकिस्तानी ये फ़ूड में ये वैरायटी होती है कि आपको स्पाइसी भी मिलता है, नॉन स्पाइसी भी मिलता है। पाकिस्तानी फ़ूड मेरे ख़्याल से साउथ एशिया में सबसे बेस्ट फ़ूड है। ये देखिए, ये चावल और जो है ना बकरे का गोश्त और हर चीज़, मतलब आपको वैरायटी बहुत मिलती है पाकिस्तानी फ़ूड में ना। तो बात यह है कि मैं आपको हर चीज़ के हवाले से ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहता हूँ ना। तो नेपाल के फ़ूड के हवाले से ना मेरा रिव्यू थोड़ा सा नेगेटिव है। इतनी ज़्यादा वैरायटी वहाँ पे नहीं है, स्पेशली हमारे लिए। मैं नेपालियों की बात नहीं कर रहा, मैं हमारे जो है जैसे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी खाने जो हैं पूरे साउथ एशिया में सबसे अच्छे खाने होते हैं, क्योंकि उसमें आपको हर किस्म की वैरायटी अवेलेबल होती है। उसमें चिकन आइटम्स आपको चाहिए, उसमें दाल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, गोश्त में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बारबेक्यू में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, कढ़ाइयाँ होती है, और स्पाइसी किसी को चाहिए तो वो भी मिल जाता है, नॉन स्पाइसी वो भी मिल जाता है। अब ये वाली वैरायटी साउथ एशिया में किसी भी और कंट्री में आपको नहीं मिलती, ना बांग्लादेश में, ना इंडिया में, अभी नेपाल में भी मुझे नहीं मिली, ना श्रीलंका में, इवन मालदीव में भी नहीं मिलती। मैं मालदीव भी जा चुका हूँ, तो वहाँ पे भी पाकिस्तानी फ़ूड वाला वैरायटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये एक चीज़ में तो हम नंबर 1 है पाकिस्तानी, कि फ़ूड हमारा नंबर 1 है। तो अब नेपाल की फ़ूड जो है वो मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इतना ज़्यादा समझ नहीं आया। वहाँ पे हलाल फूड या पाकिस्तानी फ़ूड या इवन इंडियन फूड के ऑप्शंस भी थोड़े से लिमिटेड थे, और नेपाली फ़ूड जो है उसका कोई पता नहीं चलता था। अक्सर जो है उसमें मसाला ज़्यादा होता था या मिर्चें ज़्यादा होती थी, या उसका टेस्ट भी रैंडम होता था, और ज़्यादातर जो है उनका साउथ एशियन टाइप कुजीन नहीं था। ठीक है जी, तो फूड के हवाले से तो थोड़ा सा मैं कम नंबर दूंगा नेपाल को। कोलालमपुर में दिन के टाइम ये रश चेक करें। दुनिया में बड़े बड़े गलतियाँ और बड़े बड़े मसले जो है अक्सर क्रिएट होते हैं ज़मीन की वजह से या खातून की वजह से। ऐसा ही कुछ हुआ 6 जून 2001 को, आज से तकरीबन 25 साल पहले। नेपाल का जो पैलेस है जहाँ पे बादशाह रहता था, जहाँ पे क्वीन रहती थी, वहीं पे एक क्राउन प्रिंस यानी शहजादा, दीपेंद्रा उसका नाम था, उसने क्या किया,
कि उसने एक रॉयल इवेंट था, फैमिली का फंक्शन था, रॉयल फैमिली का, नेपाल के अंदर जो काठमांडू का जो मेन पैलेस है वहाँ पे ये पार्टी हो रही थी। शाम का टाइम था, सारे मेहमान आ चुके थे, स्पेशली जितने भी मेहमान हैं, ये शाही मेहमान जितने भी हैं, करीबी रिश्तेदार सारे वहाँ पे जमा थे। कि अचानक से नेपाल का जो शहज़ादा है जिसका नाम दीपेंद्र है और वो अगला जो है बादशाह बनने वाला था, उसने अचानक से पिस्तौल उठाया, एक पिस्तौल से भी बड़ी जो है मशीन गन उठाई और उसने आके फायरिंग शुरू कर दी महल के अंदर और बहुत सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया। अपने करीबी रिश्तेदारों को मारना शुरू किया, अपने भाइयों को, बहनों को, अपने वालिद जो इनके जो किंग था उस वक़्त करण नेपाल का, जिसका नाम बेरेंद्रा था, उसको उन्होंने गोलियां उसके ऊपर चलाई बिल्कुल सामने से। उसके अलावा अपनी अम्मी जो है, यानी क्वीन ऐश्वर्या नाम है उनका, उनको उन्होंने गोलियां मारी और उन्होंने थोड़ी सी देर में, यानी 15 मिनट के अंदर जो है 8 बंदों को कत्ल कर दिया और बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी भी कर दिया। और ये इतना दर्दनाक वाक़या था और इतना बड़ा सानिहा था, नॉट ओनली नेपाल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी। और ये न्यूज़ मैंने कहाँ देखी, 2001 में मैं बेसिकली एक्सप्रेस न्यूज़ का एक अखबार आता था कराची में, वो मैं पढ़ता था उर्दू में, तो अक्सर उससे मुझे बहुत नॉलेज मिलती थी। उस टाइम इंटरनेट का दौर नहीं था, मोबाइल्स का भी ऐसा दौर नहीं था, तो हमारे लिए जो मेन इन्फॉर्मेशन का सोर्स था वो अखबार होता था। तो मैं डेली सुबह जो है एक्सप्रेस अखबार या ख़रीद लेता था या जाके वहाँ पे 5 मिनट बैठ के पढ़ लेता था। तो उसके अंदर ये ख़बर मैंने देखी और कई दिनों तक इसके बारे में मुसलसल फ़ीचर, तज्ज़िये और रिपोर्टिंग जो है होती रही और मेरा बड़ा इसमें इंटरेस्ट था, क्योंकि ये जो शहज़ादा था ना दीपेंद्रा, इसने और लोगों को भी कत्ल किया और फिर अपने आप को भी गोली मार दी। और उसके बाद ये वहाँ पे हॉस्पिटल में 3-4 दिन तक ये ज़िंदगी और मौत का खेल जो है वो खेलता रहा। मतलब इसकी जान में जान नहीं आई और ये भी फोत हो गया 3 दिन के बाद। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ही अपने माँ बाप को इसने मार दिया और वो दोनों मर चुके थे ऑलरेडी, यानी फोत हो गए, तो उसके बाद इसको जो है रातों रात जो है बादशाह भी बना दिया गया। आल दो कि ये ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, लेकिन ये बादशाह बन चुका था। अगर ये जिंदा बच जाता ना तो इसके ऊपर कोई केस भी नहीं होता। इसने 8 लोगों को कत्ल किया लेकिन इसके ऊपर कोई केस भी नहीं बनना था, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से नेपाल का कानून ये था कि बादशाह के ऊपर केस नहीं हो सकता और उसको कानून का सामना नहीं करना पड़ सकता। तो हुआ ये कि उसके बाद वो भी जब फौत हो गया तो उसके बाद उसके भाई को जो है बादशाह बना दिया गया। और आगे जो है ये वाक़या नेपाल के बादशाहत के लिए एक बहुत बड़ा सानिहा था। नेपाल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी ये उस टाइम, और नेपाल में बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेस्ट और मुजाहरे भी हुए थे और इसी ने बादशाहत को बहुत कमज़ोर कर दिया था। और आगे जाके 7 साल बाद नेपाल में बादशाहत ख़त्म हो गई 2008 में। तो ये वाक़या उस टाइम बेसिकली मैंने मतलब अखबारों में देखा था, उस टाइम मेरे सामने गुजरा था। तो अब जब मैं नेपाल गया ना तो इस वाक़े ने मुझे दोबारा जो है याद दिलाई उस टाइम की। तो मैं वहाँ पे भी वो जो पैलेस है जिसमें ये वाक़या हुआ था वहीं पे अब म्यूज़ियम भी बना हुआ है। वो सारी उस टाइम की मनाजिर और उस टाइम की कहाँ पे कत्ल हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरह मामलात हुए थे, वो सारे उस महल में आप देख सकते हैं। काठमांडू के अंदर वो महल अभी भी मौजूद है। मैं उसमें नहीं जा सका क्योंकि नेपाल में दिन बहुत छोटा होता है, हम लोग लेट निकलते थे घूमने के लिए, तो वो हम मिस कर गए। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगा तो उसको मैं ज़रूर देखूँगा। और इसकी बहुत सारे बाद में साजिशी थ्योरीज बनी कि ये कत्ल इसने क्यों किया, लेकिन सबसे मेन जो थ्योरी थी वो ये थी कि ये जो शहज़ादा था इसको एक लड़की से प्यार था और उससे ये शादी करना चाहता था, लेकिन इसकी अम्मी और अब्बू नहीं मान रहे थे, क्योंकि नेपाल के अंदर भी ना ये ज़ात पात का बड़ा मसला होता है, क्लास का बड़ा मसला होता है। क्योंकि एक बादशाह के बेटे को जो है ना लोअर क्लास से शादी करनी नहीं दी जाती, या ऊपर क्लास या नीचे क्लास, मतलब ज़ात पात का वहाँ भी इंडिया की तरह काफ़ी मसला है, कास्ट सिस्टम है। तो मेन इसकी रीज़न जो है जो बताई जाती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, अब नेपाली लोग नीचे बताएंगे कॉमेंट्स में, लेकिन जो मैंने देखा है ऑनलाइन या जो मैंने रिसर्च किया है उसमें यही लग रहा था कि लड़की की वजह से ये जो शहज़ादा था ना ये चाह रहा था कि मैं इससे शादी करूं और मान जाए उसके रिश्तेदार, माँ बाप वगैरह, वो नहीं मान रहे थे कई दिनों से। तो इस रात को इसको गुस्सा चढ़ गया और इसने सबको कत्ल कर दिया। अच्छा, नेपाल में अभी हम लोग बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो सिंपली अगर पुट किया जाए, वीज़ा तो फ्री है और ऑन अराइवल है फॉर पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो वीज़ा की कॉस्ट की तो कोई मसला नहीं है। टिकट का मैं आपको इस वीडियो में आखिर में बताता हूँ कि टोटल हमारा कितना ख़र्चा आया और आपका कितना खर्चा आ सकता है, या किस तरह आप जो है कम से कम बजट में इसको कर सकते हैं नेपाल को। लेकिन डेली कॉस्ट की अगर हम बात करें ना तो डेली कॉस्ट कुछ इस तरह है
कि रूम हमने लिया था तकरीबन 1800 नेपाली रुपीज़ में, तो ये पाकिस्तानी कोई 3500 बनेगा। ये 2 बंदों के लिए लाजमी बात है, अगर एक बंदा भी रहेगा तो उतना ही खर्चा होगा। कमरा हो सकता है थोड़ा सा कम में मिल जाए, 1000 या 1500 में मिल जाए। ये भी मैं टूरिस्ट एरिया की बात कर रहा हूँ। अगर आप हॉस्टल में रुकते हो या थोड़ा सा तमिल एरिया में ही थोड़ा सा साइड पे अगर रहते हो तो और भी कम पड़ेगा आपको, यानी 1000 के आसपास भी आपको ये रूम मिल सकता है ईज़िली 1000 नेपाली रुपीज़ के अंदर। तो हमारा ख़र्चा इसलिए बहुत ज़्यादा कम हुआ क्योंकि हम 2 बंदे हैं। तो जब हमने पाकिस्तानी 3500 रुपये में हमें रूम मिला तो 1750 पर पर्सन आप इसको कह सकते हो। और ये रूम जो है काफ़ी मतलब चीप मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि अभी मैं कराची से गया हूँ नेपाल। कराची में मैं गेस्ट हाउस में रुका हुआ था और 6000 में पे करता था एक बंदे का गेस्ट हाउस के अंदर। ये तो गेस्ट हाउस से ज़्यादा अच्छा रूम था, बेहतर रूम था। फिर रूम के बाद, क्योंकि रूम का आपका मेन खर्चा होता है, रूम के बाद जो है आपका दूसरा खर्चा खाने पीने का है। तो 2 टाइम का खाना जो है वो 600 रुपये में हो जाता है नेपाली रुपीज़ में। एक टाइम का खाना 300 में बंदा अच्छी जगह पे अच्छा खाना खा सकता है और 600 पाकिस्तानी बनेगा। 600 में 2 टाइम का खाना आ जाता है। नॉर्मली होटल रूम में जो है ना वो ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो दूसरा ख़र्चा ये हो गया। तो अब जैसे अगर 2 बंदे हैं ना हम लोग, तो हमारा रूम का पर नाइट 900 नेपाली रुपया हमारे रूम का हो गया और 600 जो है नेपाली रुपया हमारा दिन का खाना हो गया। तो ये हो गया 1500 और 400-500 आप और लगा लो अगर इधर उधर बंदा कुछ ट्रांसपोर्ट का करता है, क्योंकि ईज़िली वहाँ पे टैक्सी भी अवेलेबल है। टैक्सीज तो हर जगह पे है और ईज़िली जो है ये भी अवेलेबल है, क्या कहते हैं, इन ड्राइव, और बहुत मुनासिब प्राइस में जैसे पाकिस्तान में है। तो सिंपली 500 उसका लगा लो, खाने पीने का, घूमने मतलब खाने पीने के और होटल के अलावा घूमने फिरने का या थोड़ा सा आउटिंग करनी हो या ट्रांसपोर्ट वगैरह लेनी हो तो 2000 पर डे पे ईज़िली नेपाल को कवर किया जा सकता है पर पर्सन। खाना भी, पीना, रिहाइश सब मिला के 2000 नेपाली रुपया, जो कि पाकिस्तानी 4000 बनेगा। तो अगेन ये पाकिस्तान से बहुत सस्ता है, क्योंकि पाकिस्तान में 4000 पर डे में अकोमोडेशन के साथ आप नहीं रह सकते, लेकिन नेपाल के अंदर जो है आप 4000 पर डे पे रह सकते हो। तो 4000 पर डे का ये मतलब हुआ कि इसको आप जो है फिर जितने दिन आपने लगाने हैं उस हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। और साथ में अगर आप लेट से किसी और सिटी जाते हो तो हो सकता है वहाँ पे और कम खर्चा हो जाए, या अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त है उसके साथ अगर रुकते हो, और फूड भी इससे कम प्राइस पे भी लोकल फूड आप खा सकते हो। ठीक है जी, ये तो मैं आपको थोड़ा सा फाइन डाइनिंग की बात कर रहा हूँ। अब जो है मैं आपको बताऊँगा कि टोटल जो है ख़र्चा कितना आता है, मतलब मेरा कितना आया और आपका कितना आ सकता है अगर आप नेपाल जाते हैं लेट्स से 1 हफ्ते के लिए ट्रिप पे। जी भाई, अभी मैं यहाँ पे ना एक मलेशिया आया हुआ था ना, तो ये घूम रहा हूँ, तो मुझे नेपाली एक बंदा मिला है। ये यहाँ पे ना ज़्यादातर नेपाली यहाँ पे काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड में, दूसरे बहुत सारे काम करते हैं। तो ये भाई मिला है। ये भी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने कहा चले भाई से भी 1-2 सवाल पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसा है? ठीक है सर। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तारा प्रसाद है। अच्छा, आप नेपाल में कहाँ से है? रोलपा से है। रोलपा, ये काठमांडू से कितना दूर है? काठमांडू से 18 घंटा है। ओह 18 घंटा, ओ माय गॉड, नेपाल इतना बड़ा है। हाँ बड़ा है ना। मैं तो पोखरा मतलब 4-5 घंटे हैं। हाँ जी, वो आर्मी का इलाका है। अच्छा, आर्मी का इलाका है, इंडिया के बॉर्डर के साथ है या चाइना के बॉर्डर के साथ? चाइना के भी बॉर्डर। अच्छा, चाइना के बॉर्डर के साथ है। तो आप यहाँ मलेशिया में कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं 8 साल से कर रहा हूँ। 8 साल से? 8 साल से। यहाँ पे कितने नेपाली है? नेपाली कम से कम 60 लाख है। 4 लाख से ऊपर सिक्योरिटी होगा, नॉर्मल कंपनी में 3 लाख होगा, समथिंग 60 लाख होगा। ओह माय गॉड, मैं नेपाल में भाई, ये मलेशिया में मैं पिछले 10 साल से आ रहा है, जहाँ भी मैं जाता है तो नेपाली सिक्योरिटी गार्ड होता है। इसके क्या वजह है? सिर्फ नेपाली को क्यों रखता है ये? कॉन्ट्रैक्ट नेपाली का है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट नेपाली का है, इसलिए वो सारा नेपाली लोग जो है वो इधर सिक्योरिटी में होता है। हाँ जी, हाँ जी। और नेपाली लोग अच्छा भी है ना, ट्रस्टेबल भी है और स्माइल भी करता है और अच्छे तरीके से बात करता है, तो इसलिए भी सारे लोग भी लाइक करते हैं। तो मैं पर्सनली ये माउंट क्यारा है ना, माउंट क्यारा में मैं एक इस तरह रेजिडेंस में रुका हुआ था, तो वहाँ पे 2-3 नेपाली बंदा काम कर रहा था ना, तो उससे मेरा सलाम दुआ डेली होता था ना, तो वो मुझे बोला कि यार तुम नेपाल जाओ। मैं उसको बोला मैं घूमने का शौक़ है, उसने बोला तुम नेपाल जाओ, तो फिर मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो मैं नेपाल गया, तो वाकई नेपाल यार बहुत अच्छा कंट्री है। वो
और जगह बनावट सिंग होता है, वो ओरिजिनल सिंग होता है नेपाल के। बिल्कुल ओरिजिनल। और लोगों से आप कोई पूछे ना कि यार ये मुझे ये हेल्प चाहिए, ये हेल्प चाहिए, सब वो तुम्हारा हेल्प करता है। लड़की लोग भी करता है, लड़का लोग कोई भी भी करता करेगा, हेल्प करेगा। हाँ। इंडिया पाकिस्तान नेपाल सेम सेम है, सेम सेम है ना। हेल्प करेगा है। सब। और सबसे अच्छा बात ये है कि वहाँ पे लोगों को हिंदी आता है सबको। हिंदी सब, पंजाबी भी आता है, मेरे को तो पंजाबी भी आता है। अच्छा आपको पंजाबी तो तुसी पंजाबी दे नाल गल कर दियो हाँ करते हैं। ਅਸੀਂ पंजाब तो 10 साल होटल तो काम किया। कितने जगराऊँ, जगरांव इंडिया जगरांव लुधियाना। लुधियाना लुधियाना हाँ, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे लाइफ कैसा है? तुम कितने देर में जाता है नेपाल आता जाता है? 2 साल के बाद छुट्टी मिलता है इतने। कितने दिन का? 2 महीने का। अच्छा 2 महीने का। 2 महीने का। फिर तुम अपना गांव जाता है? हाँ जी। फैमिली से मिल के आता फैमिली से मिल है? के- फैमिली उधर रहता है? हाँ जी, गांव में रहते हैं फैमिली। गांव में रहता है गाँव ना? में रहते हैं, गाँव अच्छा तो नेपाली लोग जो है सबसे ज़्यादा आपके ख्याल में दुबई ज़्यादा जाता है काम के लिए या मलेशिया ज़्यादा आता है? अभी सबसे ज़्यादा मलेशिया है। पहले नंबर पे? पहले नंबर में मलेशिया, दूसरा में कतार, ओके। तीसरा में सऊदी, चौथा में दुबई। चौथा में दुबई। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे जो है नेपाल में तो अब मुझे पता है इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होगी ना, इसलिए लोग बाहर जाता है। इसलिए बाहर लोग जाए, पर मिनिस्टर सही नहीं है ना। मिनिस्टर सही नहीं है तब अच्छा बाहर अच्छा। चले तो बाहर का आमदनी अच्छा हो जाता है, नेपाल में फिर अच्छा उसका काम हो जाता है ना? ऐसे होता है, नेपाल में कोई रोज़गार की गारंटी नहीं होता है, अच्छा अच्छा। और इंडिया में भी इतना फिक्स नहीं होता है। तो इधर आए तो कम से कम कंपनी की तरफ से फिक्स होता है ना, एक जगह नौकरी नहीं देगा तो एमबीसी बात कर सकते हैं। जी जी जी। तो फिर गारंटी के साथ होता है इधर। गारंटी के साथ काम होता है तो फिक्स सैलरी मिलता है, फिक्स अब आने जाने का टिकट भी मिलता है। आने जाने का टिकट नहीं मिलता है। अच्छा वो अपने जेब से करना अपने पड़ता जेब है। से जाना। अच्छा अच्छा। तो आप जब इधर 2 साल गुजारते तो फैमिली को मिस करता है या नहीं? डेली कॉल होता है, बात होता अच्छा डेली कॉल होता है। है फैमिली से। फैमिली को कभी इधर लाया है? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। बहुत ज़्यादा पैसा लगता, शो करना पड़ता है ना पैसे। अच्छा वो पैसे शो करना, पुलिस वीसा में शो करना पड़ता है पैसे। अच्छा शो करना पड़ता है। अभी मैं नेपाल से इधर आया ना तो मैं उधर नेपाल काठमांडू एयरपोर्ट पे देखा कि बहुत ज़्यादा फ्लाइट, सबसे ज़्यादा फ्लाइट कोलालमपुर आ रहा है। कोलालमपुर आ रही है, यानी दूसरा कंट्री भी जा रहा है लेकिन एक एक फ्लाइट इधर जो है ना, एक दिन में 3-4 फ्लाइट है। 4 फ्लाइट आ रहे हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा इधर है ना, ये सारे लोग वो काम करने वाला है ना इधर काम जो आता करने वाला है। ये अभी मलेशिया में 4-5 साल से बंद है, इस करके अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है, अभी खुला हुआ है। अभी दोबारा खुल गया। हाँ। ओके ओके। ये देखिए यार, भाई से तारा से बात हुई है तो नेपाल का दोबारा याद ताज़ा हो गया। अभी कल हम नेपाल से आया है इधर काठमांडू से, तो इसलिए जो है ना, आप जहाँ भी नेपाली से मिलेगा ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से डील करेगा, प्यार से बात करेगा, आपको गाइड करेगा। और बल्कि नेपाली लोग अपने मुल्क से बहुत प्यार भी करता है ना, बहुत प्यार करता है, सबसे प्यार करता है, बहुत सबसे अच्छा प्यार करता है ना। मैं जब भी नेपाली को बोलता है, बात करता है नेपाली, मुझे कहता है नेपाल जाओ, उधर घूमने के लिए जाओ, उधर बहुत खूबसूरत है और बहुत नेचर है और ओरिजिनल लोग है ना, लोग भी अच्छा है ना। अच्छा है, सब अच्छा है नेपाल। सभी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। अच्छा जी, फाइनली मैं अपने होटल के टॉप फ्लोर पे आ गया हूँ। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत स्विमिंग पूल बना हुआ है, इन्फिनिटी पूल, और इससे पूरा कोलालमपुर सिटी का पनोरामा व्यू आता है। तो यहीं पे मैंने कहा आप इंजॉय करेंगे, पीछे बैकग्राउंड भी, और आपको मैं जो है नेपाल के हवाले से बताऊँगा कि नेपाल के का जो टोटल ख़र्चा है मेरा कितना आया, और पॉसिबल कुछ टिप्स भी मैं बताऊँगा कि क्या टिप्स हो सकते हैं अगर कोई नेपाल करना चाहता है पाकिस्तान से, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान में। आपको पता है कि वीज़ाज़ का थोड़ा इशू होता है, स्पेशली पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। तो अभी क्या है कि मैंने कराची से टिकट की हुई थी वन वे 80,000 में, और वहाँ से मैंने मलेशिया के लिए टिकट की है 60,000 में। तो ये कुल मिला के 1,40,000 में टिकट पड़ गया नेपाल आने जाने का। आने जाने से मुराद ये कि कराची से मैं गया था और वापस जो है मैं कोलालमपुर मलेशिया आया हूँ, तो 1,40,000 में टिकट पड़ गया, और 3 नाइट हमने वहाँ पे स्टे किया। तो पर नाइट जो है ना, खाना पीना सब मिला के 5,000 पाकिस्तानी रुपीज़ से हमारा ऊपर नहीं लगा है, क्योंकि तकरीबन एक बंदे का अगर आप लगा लो तो, बल्कि एक बंदे का क्या, पूरा रूम अगर आप लगा लो, 3500 पाकिस्तानी रुपीज़ का रूम पर नाइट मिल गया था हमें, और 1500 खाने पीने का लगा सकते हो। तो 5,000 पाकिस्तानी में यानी 2500 नेपाली में, या इवन 2,000 नेपाली में भी पर डे किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा टोटल खर्चा जो है 1.5 लाख से ऊपर नहीं आया है इस ट्रिप के ऊपर। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, इंटरेस्टिंग बात, वो ये कि जब हम इधर आए ना तो मैंने $50 जो है $50 मैंने वो किए थे, एक्सचेंज करवाए थे, नेपाली रुपीज़ मैंने $50 के लिए थे, और अन्ना जो है इसने $100 लिए थे, एक्सचेंज करवाए थे। 3 दिन हमने गुजारे, हमने कुल की घूमे फिरे है, ट्रांसपोर्ट इधर उधर, खाना पीना, होटल, सब कुछ करके भी हमारे वो पैसे खर्च नहीं हुए हैं। अभी एयरपोर्ट पे आके हमने दोबारा उसको वो किया है, यानी एक्सचेंज करवाया है, तो हमारे जो पैसे थे वो हमारे पास बच गए, यानी $150 हमने खोले थे टोटल कुल मिला के, और वो $150 में भी बहुत सारे पैसे, अब अभी हमने एग्जैक्ट वो काउंट नहीं किया कि कितने बच गए थे, लेकिन बहुत सारे बच गए थे।
थे जो कि हमने एयरपोर्ट पे फिर उसको एक्सचेंज किया मलेशियन रिंगट में, क्योंकि हम आगे मलेशिया आ रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि नेपाल को बहुत ईजिली किया जा सकता है। अब जहाँ तक बात है फ़्लाइट की, तो सबसे मेन जो है ख़र्चा फ़्लाइट का होता है, बाकी तो कॉस्ट है ही नहीं वहाँ पे, समझे। अब क्या है कि फ़्लाइट लेने के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि कम से कम 2 हफ्ते पहले बंदा फ़्लाइट ले ले, क्योंकि अभी जब मैं कराची से आ रहा था वो भी मैंने 3 दिन पहले फ़्लाइट ली थी, और नेपाल से जब अभी मैं मलेशिया आ रहा था तो 1 दिन सिर्फ पहले हमने फ़्लाइट की थी, क्योंकि भाई का थोड़ा इशू आ रहा था। तो अगर 2 हफ्ते पहले लेंगे ना तो मेरे ख्याल से ईज़िली 1 लाख के अंदर आने जाने का टिकट हो जाएगा। फ़्लाइट्स वया दुबई जाती है या वया दोहा, वया जो है ना वया जाएगी अबू धाबी वगैरह। तो ये है कि अगर 2 हफ्ते पहले लिए जाए तो बहुत कम प्राइस में फ़्लाइट पड़ सकती है। और उसके बाद जो है वीज़ा ऑन अराइवल है। अब मैं कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं जो कि बड़ा वैलिड सवाल है कि यार 1 वे टिकट पे आप कैसे गए। तो 1 वे टिकट पे मैं ऐसे गया कि मैं तो ऐसा है कि मेरे पास वीज़े बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, और मैं बड़ा, आपको पता है कि आपकी जो लुक है, जो बात करने का स्टाइल है, उससे भी फ़र्क पड़ता है, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो मैं अक्सर 1 वे पे टिकट ट्रिप करता हूँ। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे पास टेम्प्रेरी रिटर्न टिकट भी होती है। टेम्प्रेरी 2 टाइप की होती है, एक रिजर्वेशन होती है और एक जो है कन्फर्म टिकट रिटर्न भी होती है, वो बाद में 24 घंटे में कैंसिल हो जाती है। तो उस तरह का टिकट जो है वो भी मैं लाजमी लेकर जाता हूँ, चाहे किसी भी कंट्री जा रहा हूँ, और वो मैं लेकर जाता हूँ। तो मुझे इतना मसला नहीं होता। लेकिन फ़र्स्ट टाइम में अगर आप निकलते हो स्पेशली पाकिस्तान से, तो आपको रिटर्न टिकट ही लेकर जानी चाहिए, स्पेशली नेपाल के लिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं एयरपोर्ट पे क्या बताऊँगा, तो एयरपोर्ट पे यही बताना है आपने कि भाई उस कंट्री का मेरे लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। कुछ लोग डरते हैं ना कि यार जाने देंगे या नहीं देंगे, तो आप यही बता सकते हो कि वहाँ पर वीज़ा मेरे लिए ऑन अराइवल है, वो सिस्टम में चेक करेंगे और वहाँ पर ऑन अराइवल ही आएगा। मैं तो कर लेता हूँ, लेकिन आपको मैं रेकमेंड नहीं करता, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल करें। बाहर किसी कंट्री से ट्रैवल करें तो 1 वे भी कर सकते हैं, आरजी रिजर्वेशन रखे अपने पास वापसी की, वो अगर एयरलाइन वाला पूछ ले तो वो दिखा सकते हैं। तो बाहर की कंट्रीज में चल जाता है, मसलन आप दुबई से ट्रैवल कर रहे हो, तुर्की से कर रहे हो, यूरोप से कर रहे हो, वो एयरलाइन वाले इतना तंग नहीं करते, इतना मुश्किल नहीं करते, ठीक है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान से आप करते तो एयरलाइन वाली भी और इमिग्रेशन वाली भी आपको हार्ड टाइम दे सकते हैं, इसलिए रिटर्न टिकट रखिए तो ज़्यादा बेहतर है, स्पेशली आपका जब फर्स्ट टाइम ट्रैवल होगा, ठीक है। फैमिली के लिए भी सेफ़ है नेपाल। और कुछ लोग सवाल कर रहे हैं ना कि सेफ़ है या नहीं, बिल्कुल सेफ़ है। वैसे तो आपको पता है कि कोई भी कंट्री सेफ़ या ना सेफ़ हो या सेफ़ हो, वो डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे आप रह रहे हो और आप कैसे बिहेव कर रहे हो। हर जगह पे आपको ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। दुबई, कतर वगैरह कंट्री सेफ़ है, बाकी तो सब जगह पे ख्याल रखना पड़ रहा है, ठीक है जी। तो दैट्स इट। कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से, मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से, वंस अगेन नेपाल इज़ वेरी गुड कंट्री, लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू नेपाल, आपने जो मुझे इज़्ज़त दी है, और मौका मिलेगा तो मैं दोबारा ज़रूर जाना चाहूँगा, ज़रूर जाना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।